भारत में हर कुछ किलोमीटर के बाद भाषा बदल जाती है, लेकिन अफ्रीका में भोजपुरी पहुंच चुकी है। ये आज की बात नहीं है, ये बात है दशकों पुरानी। हाल ही में पीएम मोदी जब मॉरिशस के दौरे पर थे, तब उनके स्वागत में कुछ महिलाओं ने मॉरिशस में एक परफॉर्मेंस दी थी और इस परफॉर्मेंस को कहा जाता है गीत गवाई। ये एक ट्रेडिशनल भोजपुरी म्यूजिकल आर्ट फॉर्म है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि भारत के बिहार में बोली जाने वाली भोजपुरी आखिर कैसे ईस्ट अफ्रीका के एक देश मॉरिशस पहुंच जाती है। जानते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। आप देखें तो भोजपुरी भाषा सिर्फ भारत और नेपाल तक लिमिटेड नहीं है। ये भाषा दुनिया के कई देशों में बोली जाती है, जिनमें मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, गुयाना और त्रिनिदाद जैसे देश शामिल हैं। लेकिन मॉरिशस में भोजपुरी सिर्फ एक भाषा नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक धरोहर मानी जाती है। लेकिन ये भाषा वहाँ कैसे पहुंची, तो इसे कम शब्दों में बताएं तो कुछ मजदूर कॉलोनियल पीरियड में भारत से ईस्ट अफ्रीका के इस देश में गए, वहाँ पर काम के लिए गए और भोजपुरी भाषा वो बोलते थे। 12 मार्च 1968 को जब मॉरिशस आज़ाद हुआ तो ये लोग वहीं के हो गए थे और अपनी भाषा को अपनी कई पीढ़ियों तक वो ट्रांसफ़र कर चुके थे। इस कहानी को अब थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं तो 19वीं शताब्दी में या फिर कहें 19वीं सदी के बीच में ब्रिटिश सरकार ने भारत से हजारों मजदूरों को मॉरिशस ले जाना शुरू कर दिया था। ये मजदूर गिरमिटिया कहलाते थे क्योंकि वो एक एग्रीमेंट के तहत मॉरिशस गए थे। अवधी भाषा में गिरमिट का मायने होता है एग्रीमेंट और इसी वर्ड से कॉइन हुआ है शब्द गिरमिटिया। इसीलिए इन मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। गिरमिटिया सिस्टम के जरिए ब्रिटिशर्स फिजी, मॉरिशस, सीशेल्स, कीनिया, युगांडा, मलेशिया, सिंगापुर, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, ब्रिटिश गुयाना और सूरीनाम जैसे देशों में मजदूरों को उस वक्त ले जाया करते थे। उस दौर में ब्रिटिश सरकार को मॉरिशस में गन्ने के खेतों के लिए सस्ते मजदूरों की ज़रूरत हुआ करती थी और भारत में उस वक्त काफ़ी ज़्यादा गरीबी हुआ करती थी। लोगों को समझ नहीं आता था कि कैसे अपने परिवार का वो पेट पालें। ब्रिटिश हुकूमत का ये आइडिया लोगों को पसंद आता है और उनको लगता है कि अकाल और बेरोजगारी से बचने के लिए उनके पास एक चारा है। वो अपने परिवार को बचाने के लिए अंग्रेज़ों का प्लान सही समझते हैं, जिससे काम के तलाश में, रोजगार की तलाश में वो चले जाते हैं दूसरे देशों में। अंग्रेजों ने भारत के अलग अलग हिस्सों से, खासतौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार से मजदूरों को मॉरिशस ले जाने का प्लान बनाया था। ये लोग जहाज़ों के जरिए मॉरिशस पहुंचे, जहां उन्हें गन्ने के खेतों में काम करने के लिए रखा गया था। हालांकि इस गिरमिटिया सिस्टम के खिलाफ कैंपेन चलाने वालों में महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, पीएम मालवीय और सरोजिनी नायडू जैसे लोग हमेशा शामिल रहे थे। खैर, जब भारतीय मजदूर मॉरिशस पहुंचे तो वो अपनी भाषा, परंपरा और रीति रिवाज भी अपने साथ लेकर पहुंचे थे। उनमें से ज़्यादातर लोग भोजपुरी बोलते थे, इसलिए मॉरिशस में धीरे धीरे भोजपुरी भाषा का जो प्रभाव था वो बढ़ने लगा। मजदूरों के बीच बातचीत के लिए भोजपुरी ही जो वो मेन भाषा के तौर पे यूज़ होती थी। हालांकि अंग्रेज़ों और फ्रांसीसी लोगों के शासन की वजह से स्थानीय भाषा क्रियोल जो है उसका भी प्रभाव वहाँ पर भाषा में दिखाई देता है। समय के साथ मॉरिशस की भोजपुरी भाषा में फ्रेंच, अंग्रेज़ी और क्रियोल के कुछ शब्द मिल गए, जिससे यह भाषा थोड़ी सी अलग हो गई। आप बिहार की भोजपुरी में देखेंगे और मॉरिशस की भोजपुरी में देखेंगे तो फ़र्क आपको नज़र आएगा। मॉरिशस में भोजपुरी सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति का एक प्रतीक बन गई है। वहाँ रहने वाले भारतीयों ने अपनी परंपराओं को बनाए रखा है, जिनमें ऐसी चीज़ें शामिल हैं जो आपको भारत की संस्कृति में भी दिखती रही हैं, जैसे कि छठ पूजा। मॉरिशस में भारतीय समुदाय के लोग हर साल छठ पूजा मनाते हैं, जो सूर्य देवता को समर्पित होती है। इसके अलावा रामायण पाठ होते हैं। मॉरिशस के कई घरों में आज भी रामायण का पाठ किया जाता है। भोजपुरी संगीत की बात की जाए तो पारंपरिक भोजपुरी लोकगीत और भजन मॉरिशस में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है। शादी ब्याह की रस्मों की बात करें तो मॉरिशस में भारतीय मूल के लोग आज भी भारतीय रीति रिवाज के हिसाब से ही शादियाँ करते हैं। अब एक सवाल यहाँ पर यह आता है कि भोजपुरी भाषा पर बाकी भाषाओं का प्रभाव किस तरह से देखने को मिलता है मॉरिशस में।
दरअसल मॉरिशस की भोजपुरी भाषा भारत में बोली जाने वाली भोजपुरी से थोड़ी अलग है, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया। तो यहाँ पर अगर देखें आप, इसमें फ्रेंच और क्रियोल जो भाषा है वहाँ पे बोली जाती है, उनके शब्द मिलते हैं। अब इनको एग्जाम्पल्स के ज़रिए देख लेते हैं। तो मॉरिशस में खाना को मांगे कहते हैं, जो क्रियोल भाषा से निकाला गया है, लिया गया है। अच्छा को बोन कहा जाता है, जो फ्रेंच शब्द बोन एपेटिट आपने सुना होगा। कपड़ा को हबिल कहा जाता है, जो एक मॉरिशियन शब्द है। हालांकि मॉरिशस के भारतीय समुदाय के भोजपुरी भाषा को बचाए रखने के लिए वो लगातार कोशिशें जारी रखे हुए हैं। इसमें रेडियो और टेलीविज़न का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, जिसमें मॉरिशस में भोजपुरी भाषा में कई रेडियो और टेलीविज़न प्रोग्राम चलाए जाते हैं। इसके अलावा भोजपुरी फिल्मों की पॉपुलैरिटी मॉरिशस में भी बढ़ रही है, जिससे लोग अपनी भाषा से जुड़े रहते हैं। मॉरिशस सरकार ने भोजपुरी भाषा को स्कूलों में पढ़ाने की शुरुआत की है, यानी एजुकेशन में भी अब भोजपुरी भाषा को लेकर एक नया चेहरा देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह से उसको इन्वॉल्व कर रहे हैं। इसी तरह से मॉरिशस में हर साल भोजपुरी महोत्सव का भी ऑर्गेनाइज किया जाता है, और इसमें कि भोजपुरी गाने, डांस और नाटक जो हैं उनका परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मॉरिशस के दौरे पर थे तो वहां पर आपने देखा होगा एक वीडियो आया था सामने, मॉरिशस की कुछ महिलाएं गीत गवाई से उनका स्वागत कर रही थी। तो इसका जिक्र हमने पहले भी किया था, लेकिन डिटेल में समझते हैं कि आखिर ये है क्या। गीत गवाई भोजपुरी संस्कृति की एक खास परंपरा है जो मॉरिशस में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ये एक प्री वेडिंग सेरेमनी होती है, जिसमें परिवार और पड़ोस की जो महिलाएं होती हैं वो एक साथ इकट्ठा होती हैं और भजन गाती हैं, रस्में निभाती हैं और डांस करती हैं। ये गीत हिंदू देवी देवताओं की स्तुति में गाए जाते हैं और संगीत में ढोलक जैसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। गीत गवाई न सिर्फ लोगों के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करता है, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी सांस्कृतिक परंपराओं को आगे बढ़ाने का एक जरिया भी है। इसके कल्चरल सिग्निफिकेंस को देखते हुए 2016 में यूनेस्को ने इसे टैंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में शामिल किया था। अब थोड़ा मॉरिशस की सरकारों के बारे में भी आपको बता देते हैं। तो 1968 में मॉरिशस को आज़ादी मिली थी। इसके बाद से ही यहाँ सिर्फ 2 परिवारों का ही दबदबा देखने को मिला है। मॉरिशस की लोकेशन देखें तो यह हिंद महासागर में एक छोटा लेकिन स्ट्रैटेजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट आइलैंड नेशन है। इसकी लोकेशन ईस्ट अफ्रीका में है। इस देश में जो 2 परिवार आज़ादी के बाद से राज कर रहे हैं उसमें रामगुलाम फैमिली और जगन्नाथ फैमिली शामिल हैं। इन परिवारों ने देश की राजनीतिक दिशा को स्ट्रक्चर किया है और मॉरिशस के सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल डेवलपमेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाया है। यही 2 फैमिलीज हैं जो लगातार रूल करती आ रही हैं। मॉरिशस को आज़ाद कराने के लिए संघर्ष करने का नेतृत्व सर शिवसागर रामगुलाम ने किया था। उन्हें मॉरिशस में फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता है। सर शिवसागर रामगुलाम इंडियन ओरिजिन के थे और उन्होंने मजदूरों के अधिकारों की वकालत की थी। वह मॉरिशस लेबर पार्टी के नेता बने और ब्रिटिश कॉलोनिज्म के खिलाफ उन्होंने संघर्ष भी किया था। 1968 में स्वतंत्रता के बाद सर शिवसागर रामगुलाम देश के पहले प्रधानमंत्री बने। उनके शासनकाल में मॉरिशस ने एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी से हटकर इंडस्ट्रियलाइजेशन और टूरिज्म की तरफ कदम बढ़ाए। उन्होंने सोशल वेलफेयर प्रोग्राम की शुरुआत भी की और एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज में काफ़ी ज़्यादा सुधार किए। शिवसागर रामगुलाम लगभग 14 सालों तक देश के प्रधानमंत्री बने रहे थे। इसके बाद जगन्नाथ परिवार का दबदबा बढ़ता हुआ दिखता है। 1982 में अनिरुद्ध जगन्नाथ ने राजनीति में कदम रखा और मॉरिशस सोशलिस्ट मिलिटेंट मूवमेंट यानी कि MSM की स्थापना की। उन्होंने लेबर पार्टी और रामगुलाम परिवार के वर्चस्व को चुनौती दी। अनिरुद्ध जगन्नाथ ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और लिबरलाइजेशन की पॉलिसी अपनाई, जिससे मॉरिशस की इकोनॉमी को नया पेस देखने को मिला। अनिरुद्ध जगन्नाथ ने कई बार प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के रूप में काम किया। उनके नेतृत्व में मॉरिशस ने फाइनेंशियल सर्विसेज, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और टूरिज्म में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट देखा। सर शिवसागर रामगुलाम के बेटे नवीन रामगुलाम ने अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया। वो 1995 में पहली बार प्रधानमंत्री बने। नवीन रामगुलाम ने मॉरिशस को एक मल्टी कल्चरल और मल्टी एथनिक सोसाइटी के रूप में देश को उनके पहचान दिलाने की कोशिश करी। काफ़ी अहम भूमिका निभाई उसमें। उन्होंने हेल्थ एंड एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर पर जोर दिया और मॉरिशस
को अफ्रीका का इकोनॉमिक हब बनाने के लिए इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को काफ़ी ज़्यादा इनकरेज किया। हालांकि उनके शासनकाल में भ्रष्टाचार के आरोप भी उनकी सरकार पर लगाए गए, जिसने उनकी पॉपुलैरिटी को काफ़ी ज़्यादा डैमेज किया था। उसके बाद अनिरुद्ध जगन्नाथ के बेटे प्रवीण जगन्नाथ ने अपने पिता की राजनीतिक विरासत को संभाला। वो मॉरिशस सोशलिस्ट मिलिटेंट मूवमेंट MSM के नेता बने और 2017 में प्रधानमंत्री बने। प्रवीण जगन्नाथ ने डिजिटल इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पर काफ़ी ज़्यादा काम किया, जोर दिया उस पर, और इस डायरेक्शन में डेवलपमेंट उन्होंने लगातार की अपने देश के लिए। उनके शासनकाल में मॉरिशस ने कई इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स भी साइन किए थे और अफ्रीका के साथ साथ एशिया के बीच एक तरह से आप कह सकते हैं कि ट्रेडिंग ब्रिज के रूप में अपने देश की स्थिति उन्होंने मजबूत की थी। हालांकि उन पर भी भ्रष्टाचार और सत्तावादी नीतियों के आरोप लगते रहे। मॉरिशस की राजनीति में रामगुलाम और जगन्नाथ परिवारों के बीच सत्ता का जो संघर्ष था वो दशकों से ऐसे ही चला आ रहा है। दोनों परिवारों ने राजनीतिक गठजोड़ और गठबंधन के जरिए से सत्ता हासिल की है और बनाए रखी है, और इस सत्ता संघर्ष ने मॉरिशस की डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को आप कह सकते हैं कि एक मजबूत स्ट्रक्चर दिया है। लेकिन कई बार भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की सिचुएशन भी वहां पर क्रिएट हुई है। 2024 में नवीन रामगुलाम फिर प्रधानमंत्री बन चुके हैं। वैसे आपको बता दें कि मॉरिशस की राजनीति पर रामगुलाम और जगन्नाथ परिवारों का प्रभाव काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है। दोनों परिवारों ने मॉरिशस को एक विकसित राष्ट्र बनाने में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। ये सत्ता संघर्ष की कहानी न सिर्फ मॉरिशस की राजनीतिक यात्रा को दर्शाती है, बल्कि ये भी दिखाती है कि कैसे एक छोटे से महाद्वीप राष्ट्र ने वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बना ली है कि भारत के प्रधानमंत्री भी अब इस देश का दौरा कर चुके हैं। 12 मार्च को मॉरिशस का नेशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है। पीएम मोदी यहां पर चीफ गेस्ट के रूप में गए थे और हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी उनको मिला है उस देश से। लेकिन जिस मुद्दे पर हमने बात शुरू की थी वो ये थी कि भोजपुरी भाषा आखिर कैसे मॉरिशस तक पहुंची, और वो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि मॉरिशस की भी एक इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज बन चुकी है। ये भाषा भारत से आए मजदूरों की मेहनत, संघर्ष और सांस्कृतिक धरोहर का एक प्रतीक है। आज मॉरिशस में लाखों लोग भोजपुरी बोलते हैं और इसे अपनी मातृभाषा मानते हैं। हालांकि समय के साथ भाषा में बदलाव आए हैं, जिसका जिक्र हमने वीडियो में पहले भी किया है, लेकिन इसे संरक्षित करने की जो कोशिश लगातार चल रही है सरकारों की तरफ, वो काबिल तारीफ है। तो आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि कैसे मॉरिशस तक एक भोजपुरी भाषा पहुँचती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप लगातार देखते रहिए स्विच।